अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं और खुशामदीद कहते हैं आपको अपने उसी प्रोग्राम में जो कि आप बाकायदगी से हर हफ्ते देखते हैं, जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। इसमें हम जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्कस करते हैं ऐसे तमाम ख़ानदानों के मसाइल जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। और आज हम एक स्पेसिफिक एरिया पे बातचीत करेंगे और मेरे साथ मौजूद है मैम उज़मा सदाकत, जो कि हमारी डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम भी हैं और अमेरिका से ये पहली पाकिस्तानी है जो सर्टिफाइड है क्लिनिकल इंटरवेंशन में। मैम कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो वेरी मच। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं तारुफ तो देना चाहूँगी अपने नाजरीन को। मैं चाहूँगी कि क्या आप भी इस प्रोग्राम की अहमियत के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल, जैसे ये प्रोग्राम जब हमने स्टार्ट किया और अभी हम प्लान कर रहे थे कि हम इस टॉपिक के ऊपर कोई प्रोग्राम एक स्टार्ट करें, तो बुनियादी इसको स्टार्ट करने का मकसद जो था वो ऐसी फैमिलीज़ को हेल्प करना था जो फैमिलीज़ किसी ना किसी तौर पे ट्रीटमेंट में रही हैं या आ सकती हैं या नहीं आ सकती। तो तीनों तरह की कैटेगरीज में जो भी फैमिलीज़ हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को देख के काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते। बिल्कुल, और मैंने पिछला प्रोग्राम भी मैं अपने नाजरीन से शेयर करती चलूँ कि उसमें हमने इस एक एस्पेक्ट का तीनों तरह से जायज़ा जो है वो आपके सामने पेश किया था। हमने बात की थी कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेट किस तरह किया जाए, किस तरह उसे इलाज के लिए राज़ी किया जाए, किस तरह उसे इलाज में उसके साथ इंटरेक्ट किया जाए और कैसे इलाज के बाद उससे बातचीत की जाए। आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि बहुत ही एक अजीब फिनोमेना है, जो कि बाज़ औक़ात फैमिली के आसाब तोड़ देता है, जिसे हम रिलैप्स कहते हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर ये रिलैप्स है क्या? ये टर्म जो बड़ी ख़तरनाक है, जिसे सुनते ही लोग ये समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अपसेट हो गई हैं, तो ये रिलैप्स असल में है क्या? रिलैप्स किसी भी फैमिली या पेशेंट के लिए कोई डरावना ख्वाब जैसी अहमियत रखता है। अगर हम प्योरली मेडिकल टर्म्स में इसकी बात करें तो मेडिकल में रिलैप्स से मुराद ये है कि किसी भी एक बीमारी में जाना, फिर उसके इलाज मुआलजे को करना और उसके बाद सेहत की तरफ माइल हो जाना या सेहतमंदी की तरफ चले जाना। ठीक है। कुछ अरसा सेहतमंदी में गुजारने के बाद फिर किसी उसी बीमारी के सिम्टम्स का दोबारा से अपीयर होना, इसको हम रिलैप्स कंसिडर करें। ठीक है, रिकरेंस हो जाना या दोबारा से आ जाना सिम्टम्स का, दोबारा से सिम्टम्स का आ जाना, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि कोई एक बीमारी डायग्नोज हो और फिर कुछ अरसा उस बीमारी के इलाज मुआलजे के बाद पेशेंट सेहतमंद भी रहे और फिर दोबारा से उस बीमारी की सिम्टम्स जब रीअपीयर होती हैं तो उसको हम रिलैप्स कंसिडर करते हैं। तकरीबन तमाम ही क्रॉनिक बीमारियों के अंदर रिलैप्स की शरह जो है वो काफ़ी मौजूद होती है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की अगर हम बात करें या हाइपरटेंशन की बात करें या डायबिटीज़ की हम बात करें या हम कैंसर की बात करें, तो हर एपिसोड जो है क्राइसिस का या हर एपिसोड जिसमें कोई बीमारी होती है और डायग्नोज होती है और फिर पेशेंट किसी ना किसी इलाज मुआलजे में जाता है, मेडिकेशन लेता है और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उन्हें लेकर आता है और ग्रेजुअली वो सेहतमंद होना शुरू हो जाता है, वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करना शुरू करता है और फिर कुछ अर्सा तक वो इसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करता रहे और फिर अचानक दोबारा से उसका ब्लड प्रेशर लो या हाई रहना शुरू हो जाए या दोबारा से डायबिटीज़ की सिम्टम्स जो हैं वो उसे आना, डायबिटीज़ उसकी मिसमैनेज अगेन हो जाए या कैंसर दोबारा से रीअकर कर जाए, तो इसको हम रिलैप्स कंसिडर करेंगे इन प्योर मेडिकल टर्म्स। जब हम नशे की बीमारी में रिलैप्स की बात करते हैं तो नशे की बीमारी में एक तो हम इस टर्म को अननेसेसरीली ज्यादा यूज करते हैं, यानी नशे की बीमारी में यूजुअली रिलैप्स इस चीज को समझा जाता है कि किसी एक पेशेंट ने नशा करना शुरू किया, बीमारी में मुब्तला हुआ, कुछ अरसा नशा छोड़े रखा और फिर दोबारा नशा करना शुरू कर दिया, तो इसको हम यूजुअली रिलैप्स कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम मेडिकल टर्म्स के हवाले से देखते हैं तो इसका मतलब है कि किसी भी पेशेंट का नशे का मरीज बनना और कुछ अरसा तक नशा छोड़े रखने को हम रिकवरी कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है वो रिलैप्स भी नहीं होगा। रिलैप्स के लिए रिकवरी में जाना जरूरी है। अगर कोई पेशेंट रिकवरी में ही नहीं है और वो कुछ अरसा के लिए ड्रग छोड़े रखता है तो ऐसे पेशेंट को हम ड्राई ड्रंक कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो एब्सटिनेंस में है, लेकिन वो रिकवरी हम उस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे। रिकवरी हम तभी कंसिडर करेंगे जब पेशेंट नशा छोड़ने के बाद एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ जा रहा होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल की तरफ जा रहा होगा, वो कुछ चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करेगा, या वो रिकवरी के किसी ना किसी प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करेगा, और फिर किसी ना किसी तौर पे वो नशे का जो वेंचर है वो जब दोबारा शुरू करेगा या उससे हो जाएगा तो हम उसको रीलैप्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बात की है, आपने बड़े एलैबोरेट किया अच्छे तरीके से कि रिकवरी नाम है एक कोई मुसलसल काम करते रहने का और कुछ ऐसे लाइफ में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाने का जो कि हम लाइफ को हेल्दी करने या बैलेंस करने में इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम वो सब चीज़ें नहीं करते तो फिर रिलैप्स कंसिडर नहीं होगा। और ये सारी चीजें करने के लिए उसका किसी ना किसी रिकवरी प्रोग्राम के साथ जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि नशा छोड़ने के फौरन बाद अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग फैमिली मेंबर कि अब पेशेंट लाइफ को खुद ही मैनेज कर लेगा और वो रिकवरी में भी चला जाएगा, या हम ये समझते हैं कि नशा ना करना इससे मुराद रिकवरी ही है, तो ये फिर हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए कि रिकवरी जो है वो किसी एक रिकवरी रिलेटेड प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने का नाम है, और उसमें नशा ना करना कोई प्री रिक्विजिशन तो जरूर है, लेकिन सिर्फ नशा ना करना ही सारी चीजें नहीं है, उसके बाद जो है वो काफी और चीजें उसे करने की जरूरत है। और एक बड़ी अहम बात जो आपने बताई कि इस टर्म को नॉर्मली यूज नहीं करना चाहिए रिलैप्स को, कि अगर हम देखें कि इंटरनेशनली जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी पेशेंट जो है वो फर्स्ट ईयर में जब अर्ली रिकवरी में होता है, अर्ली रिकवरी से मेरी मुराद है कि कोई पेशेंट इलाज के बाद जब नशा छोड़ता है और पहला 1 साल जो है उसमें उसे दोबारा से अपने आप को रीट्रेन करना पड़ता है, लाइफ को रीट्रेन करना पड़ता है, ब्रेन को रीट्रेन करना पड़ता है ताकि वो हेल्दी एक्टिविटीज में इंगेज हो सके। सो स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं कि यूजुअली 50 to 90% पेशेंट्स जो हैं वो अर्ली रिकवरी में रीलैप्स की तरफ जाते हैं, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये सवाल जो आपने मुझे जवाब भी दिया, लेकिन मैं फिर भी आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अर्ली रिकवरी में कोई सिंगल स्लिप्स आती हैं और जैसे आम लोग आम ज़बान में, जो कि एक मेडिकल टर्म नहीं है, लैप्सेस का नाम देते हैं कि वो रिकवरी भी कर रहे हैं मगर बीच बीच में कोई स्लिप आ गई, कभी दोस्तों के साथ इकट्ठे बैठ के एक मरतबा ड्रग्स कंज्यूम कर ली और वैसे पर्सन रिकवरी में है, या कभी किसी शादी में चले गए जहाँ पर अल्कोहल सर्व हो रही है और पेशेंट ने कंज्यूम कर रही, तो क्या हम उस सिंगल स्लिप को और रीलैप्स को एक ही चीज़ कंसीडर कर सकते हैं? स्लिप और रीलैप्स जो हैं ये 2 डिफरेंट फिनोमिनन हैं। स्लिप से मुराद है कि जब पेशेंट की नज़रों में उसकी सोब्राइटी की कोई अहमियत नहीं रहती और वो किसी रिकवरी प्रोग्राम में इंगेज है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसकी नज़रों में सोब्राइटी की अहमियत नहीं रहती और वो किसी वेडिंग के ऊपर, किसी बर्थडे पार्टी पे या फ्रेंड्स के साथ वो कोई एक आध ड्रिंक ले लेता है या नशे का कोई एक आध जॉइंट जो है वो ले लेता है, इसको हम रीलैप्स कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये रीलैप्स की शुरुआत जरूर हो सकती है। रीलैप्स हम कंसिडर करेंगे जब कोई पेशेंट जो है वो फिजिकली दोबारा उन्हीं डैमेजेस में है, साइकोलॉजिकली दोबारा उन्हीं डैमेजेस में है जो कि एक्टिव एडिक्शन में होते हैं, तो उसको हम रीलैप्स कंसिडर करेंगे। बट अगेन आई वुड एम्फिसाइज कि रीलैप्स के लिए रिकवरी में जाना जरूरी है। ये जो हर दूसरा बंदे को हम कंसिडर करते हैं कि ये रीलैप्स है और वो सिर्फ एब्सटिनेंस में होता है या इलाज के बाद इलाज का से उसका राब्ता खत्म हो जाता है और वो घर में अपने जो रूटीन का उसका लाइफस्टाइल है वो उसमें जी रहा है और फैमिली भी उन्हीं रवैयों के साथ है जो कि एक्टिव एडिक्शन में है, तो हम इसको रिकवरी कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको ड्राई ड्रंक कंसिडर करेंगे और हम इसको एब्सटिनेंस कंसिडर करेंगे। बहुत ही शानदार मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ आपने शेयर किए। बहुत सारी फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं जो कि इस किस्म के मसाइल के साथ होती हैं और जब थोड़ा बहुत पेशेंट की हालत में सुधार देखती हैं तो फिर उनको ये लगना शुरू हो जाता है, एक फॉल्स सा बिलीफ उनका डेवलप हो जाता है कि अब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, और फिर वो वही टर्म बोलती हैं कि इन्होंने रीलैप्स किया है, जबकि वो रीलैप्स नहीं होता। जैसे मैंने अभी शेयर किया आपके साथ कि यूजुअली अर्ली रिकवरी में 50 to 90% लोग जो हैं वो रीलैप्स की तरफ जाते हैं, तो ये बेसिकली अननेसेसरी है। अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट में आता है, इंडोर को कंप्लीट करता है और आउटडोर को भी कंप्लीट करने की तरफ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो रीलैप्स की तरफ फिर नहीं बढ़ेगा या उसके चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज होते चले जाते हैं टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम को कंप्लीट ही नहीं करता और दोबारा से नशा शुरू करता
है। तो इसको हम यही कहेंगे कि जैसे घर पे अगर कोई पेशेंट खुद से एफर्ट करके कुछ दिन नशा नहीं करता या 2 माह नशा नहीं करता, 3 माह नशा नहीं करता और फिर वो दोबारा नशा करना शुरू कर देता है, तो इसको हम रिलैप्स नहीं कहेंगे। इसको हम कहेंगे कि उसने नशा छोड़ा था, कुछ अरसे के बाद उसने दोबारा नशा करना शुरू कर दिया। सही। अच्छा, एक मैं आपसे यहाँ पे बड़ा ही लेमैन सा क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, जो कि आम लोगों की सोच होती है। लोग ये कहते हैं कि ये जी एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है। आम लोगों से यही सुना है कि नशा जो है वो छोड़े नहीं छुटता और ये रिलैप्स करेगा ही करेगा। और क्या ऐसा है कि रिलैप्सिंग डिजीज़ अगर ये है तो फिर क्या हर मरीज़ ट्रीटमेंट के बाद या इलाज में आने के बाद नशा करेगा ही करेगा, यानी रिलैप्स करेगा ही? क्या ये बात दुरुस्त है? ये एक बड़ा कॉमन सा मिथ है कि हर पेशेंट जो कि ट्रीटमेंट या इलाजगाह में जाता है वो एक आध दफ़ा तो ज़रूर ही रिलैप्स करता है। रिलैप्स करना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारी नज़रों में से गुजरते हैं जो अपने इंडोर को कंप्लीट करते हैं, आउटडोर इलाज को कंप्लीट करते हैं और 5 साल के बाद भी वो इलाजगाह से जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब है कि रिकवरी की तरफ वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं और वो कोई रिलैप्स की तरफ नहीं जाते। यूजुअली कोई भी पेशेंट उस वक्त रिलैप्स में जाएगा जब वो रिकवरी रिलेटेड कामों को छोड़ देगा या वो नहीं करेगा या वो उसमें इंगेज ही नहीं होगा और वो उन चीज़ों की तरफ जाएगा जो कि एक एक्टिव एडिक्शन लाइफस्टाइल की तरफ होती हैं, पुराने रवैयों के साथ रहेगा और इवेंचुअली इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कल परसों या अगले 10 दिनों में या अगले 2 महीनों के अंदर अंदर वो रिलैप्स की तरफ बढ़ जाएगा। सो रिलैप्स जो हैं ज़्यादातर नशे की बीमारी में वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम रिकवरी में जाने की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करते। जब कोई नहीं करेगा फॉलो तो डेफिनेटली वो दोबारा नशा शुरू करने की तरफ जाएगा। मैं अगेन एम्फिसाइज करूंगी इस बात पे कि उसको हम रिलैप्स कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम यही कहेंगे कि उसने नशा छोड़ा था और फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद शुरू कर लिया। लेकिन बीमारी तो है तो रिलैप्सिंग डिजीज, लेकिन अगर डिजीज की मैनेजमेंट चलती जाए तो फिर रिलैप्सिंग डिजीज जो है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। देखें, जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं उनमें से नशे की बीमारी को अगर हम देखें तो इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है और उसमें रिलैप्सिस के चांसेस कम हैं रादर देन अदर डिजीज। बिल्कुल। आप जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर के अमराज को देखें तो उसमें आपको सुबह से शाम तक नहीं पता चलता कि क्या चीज़ आप पे इफेक्ट कर गई और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया या फिर आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया है। यानी उनके अंदर वापसी की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम रेशो की बात करें तो नशे की बीमारी में रिकवरी की तरफ जाने की रेशो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके लिए तयशुदा है कि आप किसी ना किसी रिकवरी प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई रिकवरी का प्रोग्राम ही नहीं है तो जैसे एक अंग्रेजी की फ्रेज है कि व्हेन यू आर नॉट प्लानिंग टू सक्सीड यू आर प्लानिंग टू गेट अ फेलियर। सो इसका मतलब है कि अगर आप किसी रिकवरी के प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं और ना ही आपने कोई प्लान किया है कि आपकी रिकवरी का प्रोग्राम क्या होगा, इसमें फैमिली कैसे पार्टिसिपेट करेगी, तो यकीनी तौर पे फिर आपके लिए नशे को छोड़े रखना ज़्यादा अरसे के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आप इवेंचुअली किसी ना किसी ऐसे एपिसोड को ढूंढने की तरफ जाएंगे जिसमें कोई ड्रिंक दोबारा कर सकें, कोई ड्रग जो है वो दोबारा कर सकें। ठीक है, ये बहुत ही मुफीद मालूमात थी और यहाँ पर मैं उन तमाम फैमिलीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी जो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करें कि अगर ये एक फैमिली डिजीज़ है जो कि पूरी दुनिया में साबित शुदा फैक्ट है तो फिर करने का काम सिर्फ मरीज़ का ही नहीं है, करने का काम फिर पूरी फैमिली का है कि वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करें। अच्छा, एक और ऐसे मिसकॉन्सेप्शन के ऊपर ही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अक्सर कहा यह जा रहा होता है कि मरीज़ जब कि ये मरीज़ जो है इसने दोबारा से नशा शुरू किया है लेकिन ये वो नशा तो नहीं कर रहा जिसके लिए इसने इलाज किया है। यानी मैं मज़ीद आपको अगर एक्सप्लेन करूं कि एक मरीज़ हेरोइन की एडिक्शन के साथ किसी ट्रीटमेंट सेंटर में आता है और वो यहाँ से ट्रीटमेंट कराने के बाद जब अपने घर वापस जाता है तो वो घर जाने के बाद हेरोइन तो नहीं ले रहा मगर वो हैश ले रहा है या स्मोक कर रहा है या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। तो क्या ये रिलैप्स होगा या नहीं होगा? यानी इन दिस सेंस के मरीज़ ये कहते हैं कि मैंने वो चीज़ तो नहीं ली जिसका मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, तो इसको भी ज़रा आप
अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स या उनकी फैमिलीज इस चीज़ पे बिलीव करती हैं कि जो ड्रग ऑफ चॉइस उनका अभी है वो ही शायद नशे की बीमारी की वजह भी है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, अगर कोई पेशेंट ड्रिंक कर रहा है और उसकी वजह से उसकी लाइफ में डिफरेंट नुकसानात का उसे सामना करना पड़ता है, तो उसका ये अकीदा भी बन जाता है कि शायद शराब मेरा सबसे बड़ा मसला है, बाकी चीज़ें मेरे लिए मसाइल नहीं है, या बाकी नशों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शराब जब भी मैं पीता हूँ तो मेरे लिए डिज़ास्टर होता है। इसी तरह जो पेशेंट जो हीरोइन के ऊपर एडिक्टेड है, तो वो ये समझता है कि हीरोइन अगर मैं किसी तरह ना करना मैनेज कर लूँ तो बाकी मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मैं चर्स कभी कभार पी लेता हूँ, उससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, असल मसला मेरा हीरोइन है। इसी तरीके से जो लोग जो और ड्रग्स के ऊपर हैं, लाइक कैनबिस के ऊपर हैं, उन्हें ये लगता है कि कैनबिस उनके लिए मसला है, अगर वो कोई प्रिस्क्रिप्शन पिल्स की तरफ जाएंगे तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। बीइंग फैमिली मेंबर या बीइंग अ पेशेंट, हमारे लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब हम डिजीज़ की क्रोनिसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये बीमारी लंबे अरसे तक रहेगी। लंबे अरसे से मेरी मुराद है कि ये पूरी लाइफ हमारे साथ चलनी है। नंबर 2, जब हम इसको फिजिकल इलनेस कंसीडर करते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप नशा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन किसी भी फॉर्म के अंदर जब जाता है तो आपका बॉडी रिएक्ट करता है, जिसको हम मेटाबॉलिक एरर की भी कंसीडर करते हैं। सो स्विचिंग टू अदर ड्रग्स जो है ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि आप वंस एंड फॉर ऑल तमाम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नशों को छोड़ते हैं और तभी आप रिकवरी को मेंटेन जो है वो रख सकते हैं। एक और बड़ा कॉमन सा फैक्ट नजर आता है रिकवरिंग एडिक्ट्स के दरमियान भी कि अगर आप स्मोकिंग सिर्फ करते रहते हैं, बाकी नशों को छोड़ देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी अहम बात है जो आपने की है कि स्मोकिंग को तो ड्रग ही नहीं माना जाता। नहीं माना जाता। हमें ये कहना चाहिए कि स्मोकिंग जो है ये एक्सेप्टेबल ड्रग है हमारी सोसाइटी में, बिल्कुल चाय की तरह। चाय भी एक ड्रग है जिसमें कैफीन है या कॉफी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये काफी एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल होने का मतलब ये नहीं कि ये फायदेमंद भी है, कि ये नुकसान नहीं देगी, कि ये नुकसान नहीं देगी। नुकसानात उसके जो हैं वो अपनी जगह हैं। बहुत सारे रिकवरिंग पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें के 10 साल हो चुके रिकवरी में, बट वो सिगरेट जो है वो बाज़-औक़ात पीते हैं। कुछ पेशेंट सिगरेट के ऊपर रुक सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सिगरेट के ऊपर नहीं रुक सकती। लेकिन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस पेशेंट्स के साथ रहा इंटरेक्ट करते हुए नेशनली और इंटरनेशनली, तो यही मैंने देखा कि जो भी पेशेंट अपनी एक्सक्यूज मी रिकवरी के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो वो 10 साल के बाद भी ये फैसला करेंगे कि मुझे सिगरेट को भी छोड़ना है, या 5 साल के बाद ये फैसला करेंगे कि मुझे सिगरेट को भी छोड़ना है, और वो फिर उसको छोड़कर अपनी रिकवरी को और सॉलिड जो है वो बनाने की तरफ जाएंगे। लेकिन वो पेशेंट जो कि सिगरेट के बारे में भी कोई फैसला नहीं करेंगे, सूनर और लेटर दे आर गोइंग बैक टू ड्रग्स अगेन, वो दोबारा से किसी न किसी नशे की तरफ जाएंगे। बिल्कुल नाजरीन, ये मालूमात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इलाज के बाद अगर आप अपने इस किस्म के पैराडाइम शिफ्ट नहीं करते, जैसे फैमिलीज अलाउ कर देती हैं कि चलो ठीक है अब अल्कोहल तो नहीं कंज्यूम कर रहा या हेरोइन तो नहीं दे रहा, चलो सिगरेट ही मांग रहा है, तो सिगरेट वो गेटवे ड्रग है जो कि किसी भी मरीज़ को वापस उसी सर्कल में वापस ले जाती है जहाँ पर वो अपनी पूरी बीमारी के साथ मौजूद होता है। इसकी तो एक बड़ी सादा सी मिसाल हम यूं भी ले सकते हैं कि जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं और डायबिटीज़ में शुगर जब मना की जाती है पेशेंट को, तो फिर डॉक्टर ये नहीं कहते कि आप चीनी चाय में मत लीजिएगा, लेकिन आप आम 5-6 खा लीजिएगा। आपको केक्स तो मना है, लेकिन बिस्किट्स आप खा लें, बेशक उसमें कोई परहेज नहीं है। वहां पे आपको हर चीज को माइक्रो मैनेज करना पड़ता है और क्वांटिटी देखना पड़ती है कि आज पूरे दिन में जो शुगर है वो आप कितनी कंज्यूम कर सकते हैं, और वो आप डायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू नहीं लेते बल्कि इनडायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू लेते हैं, बट उसकी भी कोई एक लिमिट है जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं। सही। और दूसरा मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, इसी हवाले से, इसी सवाल से कनेक्टेड है कि जहाँ आपने बात की है कि हम किसी भी सब्स्टिट्यूट ड्रग के ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी बताएं जो कि न्यूट्रल किस्म की एडिक्शंस होती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करें, और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स के बारे में भी थोड़ा सा ज़रूर बताएं कि क्या इनका भी कोई ताल्लुक होता है रिज़ाब से, क्योंकि देखिए ये बात तो तय है कि मार्केट में कुछ ऐसी ड्रग्स मौजूद हैं, यानी ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं जिनको प्रैक्टिशनर्स किसी ख़ास मकसद के लिए
अपने पेशेंट्स को किसी ख़ास लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं, जो कि उनके मूड मिजाज के ऊपर अच्छा असर डालती है, और यही काम ऑलमोस्ट ड्रग्स भी कर रही होती हैं। तो क्या कोई इस किस्म का भी कोई नुकसान जो है, कोई अंदेशा जो है वो पेशेंट्स के साथ जुड़ा है? देखिए, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे नशे की बीमारी के बारे में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। रिकवरी क्या चीज़ होती है ये हर तीसरे बंदे को नहीं पता होगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के नॉलेज में ये बातें होंगी जो कि इस मसले के साथ निपट रहे हैं या इस मसले से निपट चुके हैं। जब मैं इंटरनेशनली बात करती हूँ, अमेरिका की बात करती हूँ या यूरोप की बात करती हूँ, तो वहाँ पे जहाँ पे नशे की बीमारी के हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। हर दूसरे शख्स को पता है कि अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स क्या होती हैं, रिकवरी क्या चीज़ होती है, और तकरीबन हर फैमिली में कोई 2-4 लोग ज़रूर नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं और रिकवरी में जा चुके होते हैं या जाने के प्रोसेस में होते हैं या एक्टिव एडिक्शन को भुगत रहे होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं, बल्कि अमेरिका में भी यही मसला जो है वो आजकल दरपेश है कि वहाँ पे ओपिएट्स जो पेन मेडिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट मिकदार में है, और डॉक्टर्स को ये नॉलेज नहीं है आई वुड से कि क्या ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हैं या पेन किलर्स जो हैं ये किसी ऐसे पेशेंट को दी जा सकती हैं जो रिकवरी में है या एक्टिव एडिक्शन के अंदर है। सही। बहुत सारे पेशेंट्स के रीलैप्स होने की बाज़-औक़ात वजह जो है वो पेन मेडिकेशन भी हो जाती हैं। जब भी कोई पेशेंट रिकवरी में जाता है वो अच्छी ज़िंदगी अगर गुजार रहा है और बाय चांस कोई एक्सीडेंट गॉड फॉरबिडन उसका हो जाता है और जिसकी वजह से कोई सर्जरी की उसको ज़रूरत पड़ती है, तो सर्जरी में मोस्टली पेन मेडिकेशंस दी जाती हैं या एनेस्थीसिया उसको दिया जाता है सर्जरी के लिए, तो उसमें भी ड्रग्स जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। सो रिलैप्स का मतलब ये नहीं कि कोई पेशेंट चर्स पिएगा, कोई पेशेंट हेरोइन लेगा, कोई पेशेंट जो अल्कोहल है वो लेगा तो वो रिलैप्स करेगा। रिलैप्स का मतलब ये है कि पेन मेडिकेशन भी बाजुकात जो कि ओपियाइड्स बेस्ड होती हैं वो भी बाजुकात पेशेंट के अंदर डिजीज को दोबारा से ट्रिगर कर देती हैं। मॉर्फिन के इंजेक्शंस जो हैं वो भी ट्रिगर करते हैं। इसी तरह खांसी के सिरप कुछ हैं जिनके अंदर ऐसी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपको सडेट करने की तरफ जाते हैं। सो वो चीजें भी पेशेंट बाजुकात रिकवरी के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ रिलैप्स, वो भी रिलैप्स है। सो रिलैप्स के लिए किसी हार्ड नशे की जरूरत नहीं आपको होती। पेन मेडिकेशंस आर इनफ टू टेक यू बैक इनटू रिलैप्स, और इसी तरीके से खांसी के सिरप हैं वो भी आपको दोबारा रिलैप्स की तरफ लेके जा सकते हैं। जब भी आपका पेशेंट जो है वो रिकवरी में है तो एक चीज मैं फैमिलीज को अक्सर कहती हूँ कि जब भी आप कोई मेडिकेशन के लिए किसी और डॉक्टर के पास जाएं, हमेशा उन्हें बताएं कि आपका पेशेंट रिकवरी में है, इसके लिए कौन सी दवाइयां हैं जो कि डॉक्टर्स ने मना की हैं, और अगर आप ये सारी बातें नहीं कर सकते तो जब भी आप उनसे मेडिसिन कोई ले लेते हैं तो हमेशा अपने प्रोफेशनल से या अपने काउंसलर से जरूर उन दवाइयों को क्रॉस चेक करवाएं ताकि वो देख लें कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो कि आपके पेशेंट को जरूरत नहीं है देने की, क्योंकि वो उसकी बीमारी को दोबारा इग्नाइट कर सकती है। इसका मतलब है कि जो नशे की बीमारी है वो प्रोग्रेस भी करती है आपकी बॉडी के अंदर। नशा ना करना या रिकवरी में जाने का मतलब ये नहीं कि अब आपकी बीमारी क्योर हो गई है, बल्कि आप इसको सिर्फ मैनेज ही कर सकते हैं। एडिक्शन क्योरेबल डिजीज नहीं है। ये फैक्ट हम जितना जल्दी तस्लीम कर लेंगे हमारे लिए बाकी सारे मराहल जो हैं वो कदरे आसान हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने बताई है कि आम तौर पे अगर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आप अपने मरीज़ को लेके जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी तमाम हिस्ट्री जो है वो आप उन प्रोफेशनल्स के साथ शेयर करें, जिसमें आप उनको ये बताएं कि ये किस किस्म की वल्नरेबिलिटी के साथ यहाँ पर मौजूद है और कैसी मेडिकेशन जो है वो इसको नहीं दी जा सकती जो इसके प्रॉब्लम्स को इग्नाइट कर सकती हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी फैमिलीज़ के लिए कि हमें बज़ाहिर यूँ लगता है जैसे नशा करना असल मसला है, और पेशेंट जब नशा छोड़ देता है तो वो खुद भी बड़ा खुश हो जाता है और वो रिलैक्स हो जाता है और उसे कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। एक चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि जैसे एक्टिव एडिक्शन के रिलेटेड कुछ मसाइल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही पेशेंट जब रिकवरी में जाता है तो उसे रिकवरी रिलेटेड मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक बड़ा कॉमन मसला हमारे मरीजों का होता है कि उन्हें नींद में मुश्किलात पेश आती हैं। नींद में जब मुश्किलात पेश आएंगे तो कुछ अरसे के बाद हो सकता है कोई हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा डॉक्टर हो जिससे आप तस्करा करें और वो आपको रिकमेंड कर दे कि आप एक आधी गोली शाम को खा लीजिए ताकि आपकी नींद जो है वो बेहतर हो जाए, वो नींद की मेडिकेशन सुजेस्ट करने की तरफ जाते हैं। सो हमें
ऐसी तमाम दवाइयों से परहेज करने की ज़रूरत है, जो कि नींद की मेडिकेशन हो, पेन की मेडिकेशन है, पेन मेडिकेशन है, इसी तरह ओपिएट्स बेस्ड कोई भी फार्मूलाज जो हैं वो हमें सभी नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि वो हमें रिलैप्स की तरफ लेके जा सकते हैं। सही। इसके अलावा पेशेंट में ओवर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना उसको शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेट थिंकिंग जो है वो भी उसके लिए कोई प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सोचने में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो ऐसी तमाम चीज़ों को हमें सोचने की ज़रूरत है। जब भी हमारा पेशेंट कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब है वो रिकवरी के अंदर है, तभी उसको ये मसाइल सामने आ रहे हैं। नशा जब कोई कर रहा होता है तो वो कुछ और तरह के मसाइल का सामना कर रहा होता है, जब कोई रिकवरी में है तो उसे डिफरेंट तरह के मसाइल का सामना करना है। सो तमाम मसाइल का जो हल है वो काउंसलिंग के थ्रू और रिकवरी के प्रोग्राम पे अमल करते रहने से ही जो है वो बेहतर होगा। किसी भी तरह की मेडिकेशन वहाँ पे इन्वॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जहाँ आपने ये बात की सिम्टम्स के हवाले से कि नींद के मसाइल हो जाते हैं, ये सारे इस बीमारी के सिम्टम्स हैं जो कि हम जिससे कि हम रिकवरी में उसके साथ काम कर रहे हैं। जैसे बीमारी के सिम्टम्स नहीं है, हाँ, रिकवरी की अलामतें हैं, जैसे कि नींद का ख़राब हो जाना या सोचने समझने की सलाहियत का वीक हो जाना। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे मसाइल का भी यहाँ पे जिक्र करना चाहती हूँ, मैं आपसे गाइडलाइन लेना चाहती हूँ कि लोग ये समझते हैं कि अब ये चूँकि रिकवरी में चूँकि ये अपने नशे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर हम कुछ इसको तंग ना करें, इसको ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, इस पे ज़्यादा बोझ ना डालें, कुछ एक अदर एक्सट्रीम की भी हम बात यहाँ पे ज़रूर करें। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आके हम इस सवाल के जवाब जो है वो आपसे लेंगे। तो नाजरीन, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, मगर यहाँ आपको रुक के एक बात बताना चाहूँगी कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, जिसका कि जवाब हम मैडम से ज़रूर लेंगे। और अगर कहीं कोई परेशानी, कोई मुश्किल अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसका जिक्र हमसे ज़रूर कीजिएगा। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और अगर आप अपना नाम या अपनी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते तो आप इनबॉक्स में भी हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ऐसी ही हम बहुत सी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे कि जिनको आप अपने जहन में रख सकते हैं जब आप ईद के मौके पर कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं। और अपने आप को डिप्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को महरूमी का शिकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ईद पे सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज क्या वेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वेट का प्रोजेक्ट आपको डेप्रीवेशन से तो रोकता है, जो एक्चुअल वेट प्रोजेक्ट है वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी कंफर्ट फूड से, यानी कंफर्ट फूड से मुराद है जो आपकी पसंदीदा खाने हैं, जो आपकी पसंदीदा फूड है, उससे अपने आप को महरूम करें। जो लोग अपने आप को कंफर्ट फूड से महरूम रखते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे आकर मैंने देखा है उनको कि वो बड़ी आसानी से स्लिप हो जाते हैं। पूरा 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन, ये 6 महीने वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एंड देन फिर अल्टीमेटली जो ईद का दिन होता है उस दिन वो कहते हैं अच्छा आज तो हम जो है वो खाएंगे, और वो जो एक दिन का खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फिर उन्हें आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वैसा जो है वो आदी नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बैली जो है वो चूँकि स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, सो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन फैट्स को जो है डील करना। जो नाख्वानदा और गरीब तबका है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है। हाँ, और जो ऊंचा तबका है, अमीर तबका है, एलीट क्लास है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत रिच लोग हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल है कि वो ज़रा इसे छुपाने में कामयाब रहते हैं काफ़ी अर्से तक, जबकि गरीबों में ये बात ज़्यादा छुपी नहीं रहती। और वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस हर तबके में है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ तहज़ीब व तमद्दन बेहतर हो रहा है और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया में कम होंगी जी, और यूनाइटेड नेशन इस पे बहुत काम कर रहा है पिछले कोई 70 साल से, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पुरअसरार क़ुव्वतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने का बायस बन रही है।
आज हम फोकस करेंगे किस तरह पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं यंगस्टर्स को, अपने चिल्ड्रंस को, कि वो एग्जीक्यूटिव स्किल्स सीखें और सीखने की तरफ आएँ। तो मोटिवेशन का आज हमारा टॉपिक है, पेरेंट्स कैसे मोटिवेट करें अपने टीनेजर्स को। बेसिक टॉपिक तो हमारा ये है कि कैसे पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते, मतलब उनको तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही होती है ना, कि अगर वो ज़रा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और रिस्क को असेस नहीं कर रहे, और अगर उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, सो उनको सम टाइम बच्चों को ये नहीं भी प्रॉब्लम समझ रहे होते कि ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ज़रूर समझ रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास करके हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेरेंट्स जो है वो काम कर सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो मैडम उज़मा से पूछा था, और वो सवाल ये था कि जहाँ पर मरीज़ का रिलैप्स में समटाइम हम ख्याल नहीं रख पाते, और समटाइम ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवरडू करना शुरू हो जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि इसको परेशान ना करो, इसे कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स ना दिए जाएं, वरना ऐसा ना हो कहीं तंग आके वो दोबारा से नशा करना शुरू हो जाए। तो मैडम, क्या ये बात रियलिटी इसमें कुछ है कि हम कोई कोशिश कर सकते हैं कि हम मरीज़ को कोई स्ट्रेसर्स ना दें? देखिए, फैमिली जब रिकवरी में जाती है, फैमिली रिकवरी से मुराद है कि फैमिली खुद भी ट्रेनिंग लेती है कि उन्होंने अपने रवैयों को कैसे मैनेज करना है, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर कैसे काम करना है, और अपने लिए अपने आप को पेशेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव कैसे या प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, ताकि जब भी वो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करें तो पेशेंट कुछ पॉजिटिव करने की तरफ जाए इंस्टेड ऑफ समथिंग नेगेटिव। जब भी फैमिली रिकवरी के अंदर होती है तो फैमिली बाज़ औक़ात बहुत कॉन्शियस होना शुरू हो जाती है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि पेशेंट के लिए कोई स्ट्रेस कॉज कर सके। जहाँ तक अर्ली रिकवरी की बात है तो उसमें तो मैं यही सुजेस्ट करूँगी कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पेशेंट के लिए स्टार्ट ना करें। मेगा प्रोजेक्ट से मुराद है कि फ़ौरन स्टडीज़ में डाल देना, जो कि कॉलेज एजुकेशन है या यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, फ़ौरन किसी काम को शुरू करवाने की तरफ जाना, या बिजनेस में डालना, या फ़ौरन जॉब्स की तरफ जाना, ये सुजेस्टेड नहीं है। कर देते हैं फ़ौरन शादी में भेज देना, ये सुजेस्ट नहीं कर, रिकमेंडेड नहीं है चीज़ें कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट ना करें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो एवरीडे लाइफ की हैं वो आप रूटीन में न्यूट्रली करें। और अगर कोई स्ट्रेस उस वजह से किसी पेशेंट को मिलता है तो पेशेंट को मैनेज करना भी उसको आना चाहिए, क्योंकि रिकवरी जो है ये ट्रीटमेंट का जो हिस्सा इनडोर का है ये उसमें नहीं होती, ये ऑफिशियली स्टार्ट होती है जब इनडोर का हिस्सा कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट को आउटडोर में शिफ्ट कर दिया जाता है, या पेशेंट अपना जो इलाज है उसको इंडोर को ख़त्म करने के बाद आउटडोर में या किसी मीटिंग के अंदर जाना शुरू कर देता है, या ग्रुप सेशंस में जाना शुरू कर देता है। रिकवरी ऑफिशियली स्टार्ट तब होती है जो कि एक रियल सेटिंग है जिसमें पेशेंट घर में रहता है 24 आवर्स, और कुछ आवर्स के लिए वो इलाजगाह में जाता है, या वो कोई कुछ आवर्स के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस की या नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स को भी अटेंड करता है, जो कि लाहौर और कराची में मौजूद हैं। और पेशेंट्स जो कि इलाज में नहीं ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं है तो वो ऐसे लोगों से रब्ता कर सकते हैं जो कि नारकोटिक्स एनोनिमस को रन कर रहे हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। जब भी पेशेंट छोटे छोटे चीज़ों को करने की तरफ जाएगा और साथ में वो अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना सीखेगा, तभी वो रियल सेटिंग के अंदर चल भी सकेगा। आप एक आर्टिफिशियल वूम उसके लिए क्रिएट नहीं कर सकते। आप उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में जब लेके जाते हैं तो उसको वहां पे चीज़ों को खुद मैनेज करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो चूंकि उसके पास काउंसलर मौजूद है या उसके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि रिकवरी के अंदर हैं, तो वो उनसे डिस्कस करता है और उनसे मशवरे लेकर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है। रिकवरी जो है ये कोई एक्शन ओरिएंटेड लाइफस्टाइल का नाम है, इसमें कुछ करना पड़ेगा। इस सफर को ऑनेस्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे जहन में अगर अल्कोहल पीने की सोचें आ रही हैं तो मैं अगर दूसरों से हाइड किए रखूंगा और किसी भी मैं ग्रुप सेशन में अगर जाऊंगा या मीटिंग में जाऊंगा तो मैं अपना आप गुड प्रेजेंट करूंगा कि मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो बड़ा चिल कर रहा हूं, मैं तो बड़ी अच्छी रिकवरी में हूं। तो ये रिकवरी नहीं है। रिकवरी में आपको ऑनेस्टी के साथ चलना होता है, आपको विलिंगनेस शो करनी होती है और अपनी फैमिली के साथ एक टीम बना के आपने रिकवरी के अंदर चलना है। मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करें उसके लिए। अर्ली रिकवरी में छोटी छोटी चीजें जो भी
स्ट्रेसर्स उसको नेचुरली घर के अंदर आ रहे हैं तो उसे मैनेज करना बिल्कुल चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको स्ट्रेसर से बचा के रखिए, ज़रूरत इस बात की है कि स्ट्रेसर्स की फिर मैनेजमेंट स्ट्रेसर्स आएंगे तो वो मैनेज करना सीखेगा या उसको मैनेज करने की कोई नीड फील होगी। आपने कोई आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट उसके लिए नहीं करना, इन्वायरमेंट उसके लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, लेकिन उसमें जो एक स्मेल आती है ना कि हर चीज मसनूई सी लगती है, वो नहीं होनी चाहिए। आपका होम है, नेचुरल एनवायरनमेंट उसके लिए रखें। आपके जो आप बहन हैं, भाई हैं, पेरेंट हैं, तो उसके लिए आपका जो इंटरेक्शन है वो भी न्यूट्रल और नेचुरली होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी जो कि मेरा प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उन सवालात की तरफ जो कि हमारे प्रोफेशनल्स भी आपसे पूछना चाहते हैं। और वो सवाल ही बड़ा एक ऐसा है जो कि हर फैमिली मेम्बर के दिल की आवाज़ होती है कि जैसे ही उनका कोई पेशेंट जो है वो रिलैप्स करता है या दोबारा से नशा इस्तेमाल करता है तो उनका दिल बुझ सा जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी रिकवरी की इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई है और अब तक जितना इलाज हुआ था वो सब वेस्ट हो गया है, और वो जो जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने इलाज में की थी वो भी ज़ाया हो गई है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी, चाहे वो उनकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी या उनकी अपनी फ़िज़िकल इन्वेस्टमेंट थी। और वो मायूसियों के अंधेरों में चले जाते हैं कि किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हमारा पेशेंट जो है वो रिलैप्स कर गया है, और अब हम अगर दोबारा से रिकवरी की तरफ जाएंगे तो ये एक बड़ा ही टायरिंग सफ़र होगा क्योंकि पहले इतना काम किया और उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। सो मैं चाहूँगी कि इस हवाले से थोड़ा सा ज़रूर बताएं कि रिलैप्स फिर क्या ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे पुराना किया हुआ काम सारा ज़ाया हो गया? अच्छा, पहली चीज़ तो हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि जो रिलैप्स है ये किसी भी फैमिली के ऊपर काफ़ी इमोशनल बर्डन डालता है। इमोशनल बर्डन इन अ सेंस के फैमिली को यूँ महसूस होता है कि जैसे मनोबोझ उनके कंधों पे लाद दिया गया हो, और नज़र आता है कि पीछे जो ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आई थी, हालात कुछ बेहतर नज़र आना शुरू हुए थे, तो अब दोबारा से हमें वही ज़िंदगी को जीना पड़ेगा जिसमें ये नशा करके शाम को घर आ रहा है और हमारी इसके साथ डांट टपट चल रही है और ये चीखना चलाना शुरू कर देता है, और फिर हम उसी डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ क्या जाएंगे। सो वो एक जो टेरिबल लाइफ एक्टिव एडिक्शन में फैमिली ने गुजारी होती है या भुगती होती है, एक्चुअली फैमिली को काफ़ी खौफ होता है कि हम दोबारा क्या उसी सारे सिनेरियो में चले जाएंगे। सो इमोशनल बर्डन का आना बड़ा नेचुरल है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जब हमारा वास्ता ऐसी बीमारियों के साथ होता है जो कि ज़िंदगी भर चलनी होती हैं और उन बीमारियों के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि वो कैसे मैनेज हो सकती हैं, अगर तो हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं तो फिर हमें कुछ जुर्रत का भी मुजाहरा करना पड़ेगा। जुर्रत इन द सेंस कि हमें सीखना पड़ेगा वक्त से पहले ही कि जब हमारा पेशेंट कभी दोबारा नशा अगर करेगा तो हम उस मौके पे उससे क्या ऐसी बातचीत करेंगे जिससे ये दोबारा से इलाज में जाने के लिए आमादा हो जाए या जिससे ये नशे को छोड़ने की तरफ जाए। दोनों सूरतें हो सकती हैं। सो हमें जब भी कोई फैमिली ट्रीटमेंट के अंदर आती है, पेशेंट अच्छा भला होना शुरू हो जाता है, फिजिकली हेल्थ उसकी बेहतर होती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ उसकी बेहतर होती है, कुछ पॉजिटिव रवैयों को वो डेमोन्स्ट्रेट करने लगता है, तो फैमिली का ख्याल होता है कि नाउ टाइम टू सेलिब्रेट और अब कुछ मुश्किल नहीं आएगी। ये जो सोच है ये काफी फैमिली को फिर आगे इसकी प्राइस पे करना पड़ती है इमोशनली। सो अगर हम ये सफर इस सोच के साथ शुरू करें कि पेशेंट जितना बेहतर नजर आ रहा है सिर्फ उतना ही काफी नहीं, हमें इसको बेहतर बनाए रखना है, हमें इसके ऊपर कुछ काम करना है जिससे हर गुजरते दिन में ये और बेहतर से बेहतर हो, और अगर कभी दोबारा ये नशे को करने की तरफ जाता है तो हमारे पास कोई लाइन ऑफ एक्शन जरूर तैयार होनी चाहिए कि आगे फिर हमने क्या करना है। मैं सजेस्ट फैमिलीज को करती हूँ कि जब भी आप इंडोर ट्रीटमेंट में है, किसी भी इंडोर ट्रीटमेंट का हिस्सा है, तो तकरीबन इलाज के खत्म होने से पहले ही आप अपने मरीज के साथ बड़ा खुल के ये बातचीत कर लें कि अगर वो दोबारा नशा करेगा तो फैमिली को क्या करना चाहिए और पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि फैमिली क्या करे। कोई ऐसी बहस जरूर उसके साथ करें और दोनों फिर किसी ना किसी एक पॉइंट पे एग्री करें कि क्या पेशेंट इस बात पे राजी होगा अगर आप दोबारा से उसको इलाज में लेकर जाएं, या आप चाहते हैं कि आप एक सिटिंग घर के अंदर रखें जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो दोबारा टुगेदर हों और उसके साथ बातचीत करें कि आपने ये जो नशा किया है
ये मुनासिब रवैया नहीं है और आपको अपनी रिकवरी के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, जिसके लिए आपको ये चंद चीजें करना पड़ेंगी। आपको दोबारा अपने काउंसलर से रब्ता करना पड़ेगा, आपको दोबारा किसी मीटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको दोबारा किसी ग्रुप सेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके बाद आप ग्रेजुअली अपने आप को दोबारा रिकवरी के अंदर रख सकते हैं। सो ये लाहला अमल पहले से ही मुरतब होना चाहिए, जिसके ऊपर पेशेंट और फैमिली दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या किया जाएगा। देखें, आप जब सर्जरी के बाद अपने पेशेंट को घर लेकर आते हैं, किसी भी सर्जरी के बाद, तो फिर ये तय नहीं होता कि दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। आप पहले ही डॉक्टर से भी बातचीत करते हैं, जिसमें मरीज भी बैठा होता है, डॉक्टर भी बैठा होता है, फैमिली मेंबर भी होते हैं, कि अगर दोबारा इसको पेन स्टार्ट होती है तो क्या करेंगे, तो क्या घर पे कोई उसको मेडिसिन देंगे, या अगर दोबारा इसको पेन स्टार्ट होती है तो क्या फौरी तौर पे डॉक्टर के पास उसको लेकर जाएंगे ताकि डॉक्टर उसकी हालत देखे और अगला इलाज जो है वो तजवीज कर सके। आप ये नहीं सोचते कि अगर दोबारा इसको तकलीफ हुई तो मैं डांट डपट करूंगा और मैं इसको घर से निकाल दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। सो नशे की बीमारी को भी जब हम एक फिजिकल इलनेस कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है कि पेशेंट दोबारा नशे की तरफ जाता है तो हम वहां से भी हालात को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी एक कंप्लीट इलाज के बाद जब पेशेंट रिलैप्स होता है तो इसका मकसद ये नहीं होता कि पिछला पुराना तमाम इलाज जो है वो मलियामेट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। आप वहां पे भी ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे आप दोबारा से इलाजगाह से राब्ता करें। और इस मर्तबा बेहतरी इसलिए भी होती है क्योंकि आपके पास भी स्किल्स होते हैं, आप भी सीख चुके होते हैं, आप भी एक दफा आप वो पॉइंट अटेन कर चुके होते हैं कि जिससे सीख चुके होते हैं। और दूसरी एक चीज, आपने अपने पेशेंट को मैसेज पे ये कन्वे करना होता है कि अब नशा दोबारा हमारे घर में एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर उसको कोई हेल्प की जरूरत है तो यकीनी तौर पे आप वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और दोबारा नशा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मरीज को फिर उठाएं और फिर एक बड़े इलाज में आप उसको दोबारा से दाखिल करवा दें, या फिर ये पर्पस नहीं होता कि आप इंतजार करें, एक दफा अगर उसने नशा कर लिया है तो आप इंतजार करें कि दोबारा कब ये अपनी हालत खराब करेगा अगले 2 सालों में तो आप फिर किसी इलाज की तरफ लेकर जाएंगे। रिलैप्स आप यूं समझे कि आपके पास एक इनिशियल अपॉर्चुनिटी आ गई है कि यहाँ पे हालात जो खराब हुए हैं तो आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिसकी मदद से आने वाली पूरी जिंदगी में सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो आ सकती हैं। सो अगर आप वहीं पे उस रिलैप्स के एपिसोड को मैनेज कर लें तो आप दोबारा से रिकवरी में अपने पेशेंट के साथ एक अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं और इस मर्तबा ज्यादा मुश्किलात का सामना भी नहीं होगा, सामना नहीं होगा। और ये बिलीव होना चाहिए कि रिलैप्स इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज जस्ट अ बेंड इन द रोड। बिल्कुल। और हमें इसको अच्छे तरीके से आगे की तरफ लेकर जाना है। जब भी आप कोई ट्रैवल स्टार्ट करते हैं और कोई प्लान पहले आप करते हैं कि मुझे लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ सफर करना है, आप अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं, लेकिन अगर रास्ते में कोई हड़ताल है तो आप वहां से वापस नहीं चल पड़ते, बल्कि आप देखते हैं कि क्या डिटूर आप लेंगे जिससे आप दोबारा किसी आगे वाले जगह पे जाके पहुंचेंगे और फिर आप अपना सफर जो है वो जारी रखते हैं। सो आप सफर अपना नहीं छोड़ते, लेकिन रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उन्हें वहीं पे मैनेज करते हैं और आप अपना सफर जो है वो जारी हो सारी रखते हैं। ठीक है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से वो मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने क्वेश्चंस हमें ज़रूर भेजें, और अगर आप अपना नाम आइडेंटिफाइड नहीं करवाना चाहते तो आप हमें इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं। जैसे कि मैडम मेरे पास एक इनबॉक्स में क्वेश्चन है और एक खातून है जो कि अपना नाम भी नहीं बताना चाह रही, जिससे कि आप उनकी सफरिंग्स का भी अंदाज़ा कर सकती हैं। वो ये बताती हैं कि उनके शौहर नशे के मरीज़ हैं और उनकी इस बीमारी से वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, बहुत परेशान है। और सबसे अहम बात तो ये है कि वो उस जगह पर नहीं है, यानी वो इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकती और वो ख़ुद से कोई डिसीजन भी नहीं बना सकती, यानी डिसीजन मेकिंग सीट पे भी वो नहीं है घर पे। तो ऐसे में वो क्या कर सकती हैं, उनके पास करने के लिए क्या कोई भी काम नहीं है? तो मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप इस हवाले से उनकी मदद करें कि जब उनके बज़ाहिर उनको लगता है कि उनके पास करने का कोई काम नहीं है क्योंकि वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर ऐसे में वो कर क्या सकती है? अच्छा, बाज़-औक़ात हमारी ज़िंदगी में कोई एक मसला ऐसा होता है जिसे हल करने की ज़रूरत होती है और अगर हमें लगता है कि हमारी एबिलिटी नहीं है इस मसले को हल करने की, तो हम बहुत सारा वो काम करना भी छोड़ देते हैं जो कि हम कर सकते होते हैं। और हमारी पूरी की पूरी जो ज़हनी सलाहियतें हैं
वो सिर्फ उस एक नुक्ते पे मरकूज होती हैं कि ये मैं नहीं कर सकती, अगर मैं ये कर सकूंगी तो फिर मैं अगली चीजें तो कर ही लूंगी। सो हमें फोकस जो है वो उस एक नुक्ते से हटा के बाकी सराउंडिंग में चीजों की तरफ करना चाहिए, उन कामों की तरफ जो हम कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी कोई एक चीज है, लेकिन फैमिली का अपने आप को बासलाहियत बनाना कि वो बातचीत में इन्वॉल्व हो सके किसी एक ऐसे पेशेंट के साथ जो कि नशा घर में कर रहा है और डिजास्टर की तरफ फैमिली को भी लेके जा रहा है, तो आप कम से कम वहां ये स्टैंड लेते हैं कि जब तक मैं इसको बेहतर करने के काबिल नहीं बन जाती तो पहले मैं अपने आप को तो बेहतर कर लूं, मैं अपने आप को इस गम में से निकालना शुरू कर दूं, मैं अपनी सेल्फ केयर के ऊपर काम करना शुरू कर दूं, मैं अपने लिए कोई सपोर्टिंग नेटवर्क जो है अपने इर्द गिर्द बुनना शुरू कर दूं ऐसे लोगों के साथ जो कि मुझे लगता है कि वो रियल में मुझे हेल्प कर सकते हैं। हेल्प सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं होती बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट भी आपको बड़ी जरूरत होती है उसकी, क्या वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई ऐसी फैमिली से मैं राब्ता कर सकती हूँ जो कि मुझे कुछ अच्छा मशवरा दे सकते हैं, सो आप उनसे मशवरा लेना शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगी कि आज हम इस दौर में रह रहे हैं जहां पे कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप कुछ खास मेहनत करने के बाद उस चीज को पॉसिबल बना सकते हैं। इंटरनेट एक सबसे बड़ा अजूबा आई वुड से है कि जहां पे हर चीज का हल मौजूद है। जो चीज आपको नहीं पता कि मुझे क्या रोड मैप इख्तियार करना चाहिए, आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे बैठें और आप अपना मसला जो है वो बयान कर दें। गूगल जो है वो तकरीबन करोड़ों हल उसके आपको निकाल के दे देगा। फिर आप देखें कि ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या जो वेबसाइट के ऊपर आप पहुंचे हैं गूगल के थ्रू, क्या वो ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप अपने मसले को हल करने में कामयाब हो जाएंगी, या आपको वो आप ऐसी वेबसाइट तक पहुंच गए हैं जहां पे आपको कोई अपने मसले का हल नजर नहीं आता, या ऐसा हल नजर नहीं आता जो कि लॉन्ग टर्म में हो। कोई टिप्स की बात है लेकिन कोई रोड मैप नहीं है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट से बात करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ने से इज्तनाब करें जहां पे लिखा होता है टिप्स टू बी सक्सेसफुल। हमेशा ऐसे आर्टिकल्स की तरफ जाएं जहां पे लिखा होता है कोई स्ट्रक्चर है, कोई रोड मैप है, आपको कोई रिसर्च बेस्ड चीज है। सो आप हमेशा उन चीजों की तरफ जाएं और देखें कि लोग अपने इन मसाइल को कैसे हल करते हैं। एक तो वो गूगल से जाके सर्च कर सकती हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर उन्होंने हमें फेसबुक पे ये मैसेज भेजा है तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच है। सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच है तो ये भी एक बड़ी नेमत है। सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेजेस मौजूद हैं जिसमें विलिंग बेस का एक पेज है जहां पे हर रोज आकर अगर वो आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करें या अगर वो हमारे प्रोग्राम्स जो हैं प्रोफेशनल्स के वो देखना शुरू करें तो घर बैठे वो अपने इस मसले को हल करना शुरू कर सकती हैं। नंबर 1। नंबर 2 के जहां तक बात है एजुकेशन की, इंफॉर्मेशन की, अपने लिए गैदर करें और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की तरफ जाएं। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचती हैं कि अब मरीज का वो क्या करें, उन्हें लगता है कि वो तो पूरी अपनी तैयारी कर चुकी हैं, मरीज के साथ बातचीत भी उन्होंने पॉजिटिवली करना शुरू कर दी है और कुछ उन्हें बेहतरी नजर आती है और मरीज अब उन्हें आमादा नजर आता है। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एनजीओज बेस्ड हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं। सो गूगल पे ये भी देख लें कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पे वो अपने पेशेंट को दाखिल करवा सकती हैं और इलाज के दौरान उनसे कुछ चीजें सीख सकती हैं और उस दौरान वो अपना गूगल के ऊपर जो सीखने का अमल है वो जारी रखती हैं। और फिर वो ये भी देखती हैं कि जब पेशेंट घर आएगा तो मुझे कैसे उससे इंटरेक्ट करना चाहिए। पेशेंट जब इलाज के बाद घर आ जाता है तो फिर उसके साथ वो बेहतर लाइफ की तरफ जा सकती हैं। फिर जैसे मैंने पहले भी तस्करा किया कि पाकिस्तान में नारकोटिक्स एनोनिमस का लाहौर और कराची में सेटअप मौजूद है जहां पे वीकली बेसिस पे उनकी मीटिंग्स होती हैं या बाज़-औक़ात वीक में ट्वाइस मीटिंग्स उनकी होती हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिकवरिंग पेशेंट्स हैं वो बैठ के बातचीत करते हैं और हर नए आने वाले को वो वेलकम करते हैं अपने सेटअप में और उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि वो कैसे अपनी जिंदगी को नशे से निकाल कर बेहतरी की तरफ या बहाली की तरफ लेके जा सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप पेशेंट को लेके ही जाएं, ये भी जरूर मतलब पहला काम ये भी हो सकता है कि आप खुद रिकवरी से अटैच हो जाएं, अपने अंदर बेहतरी लाना शुरू करें। जब आपके अंदर बेहतरी आएगी तो फिर एक पॉइंट पे आपका पेशेंट भी आपको देखकर उसके दिल में भी ये तलब पैदा होगी कि वो भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले, क्योंकि आपकी जिंदगी उसको
प्रोडक्टिव लग रही होगी। सो वो भी आपसे फिर हेल्प के लिए आएगा। जब हेल्प के लिए आए तो आप पहले से कुछ ऐसे सोर्सेज ट्रेस करें जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें कर सकें, और फिर इलाज गाह से आने के बाद भी एक ऐसे सेटअप के साथ उसको अटैच करें जो कि नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग का है। और फिर आप जैसे बिलिंग बेस पे प्रोग्राम्स देख रही हैं, यूट्यूब पे अगर आप चले जाएं तो अबंडेंट ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि आपको मालूमात पहुंचा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी शायद उतनी आपकी अच्छी नहीं है तो आप बिलिंग बेस के पेज के साथ अगर जुड़ी रहती हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम बताते हैं जिससे कोई भी फैमिली अगर रिगरसली हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो करती है तो वो अपने पेशेंट की जिंदगी को संवारने के काबिल बन जाते हैं। ये एक सीखने का प्रोसेस है जिसमें जब आप जुड़े रहते हैं, सीखते चले जाते हैं, बेहतरी लाते चले जाते हैं तो यकीनन आप उसके फवायद भी फिर उठाना शुरू कर देते हैं। कि बहुत ही आपने अच्छी मालूमात दी और ऐसे लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज़ भी आती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि वो इतना एक्सपेंसिव इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर मैं उनको उस वक्त भी ये बात सजेस्ट करती हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास करने के लिए बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने मरीज़ के लिए कर सकते हैं। तो आज आपने बड़ी मुश्किल आसान की है बहुत सारे लोगों की। इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि मैं अपने प्रोफेशनल्स से रिक्वेस्ट करूँ कि वो जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो बारी बारी अपने क्वेश्चंस बताएं। मिस पारस साहब। अस्सलाम वालेकुम मिस, आपसे मेरा क्वेश्चन ये था कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रही है ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, सारे पीरियड के अंदर, और आपने बात की कि किस तरह से 15 to 19% जो पेशेंट्स हैं वो अर्ली रिकवरी पीरियड के अंदर ही रिलैप्स कर जाते हैं। तो फैमिली अगर रिलैप्स कर जाए तो उसका कितने % रोल है क्लाइंट के रिलैप्स करने में, और किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कि फैमिली रिलैप्स ना हो? अच्छा, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो पेशेंट अर्ली रिकवरी में 50 to 90% रिलैप्स करते हैं ये अननेसेसरी है। वो रिलैप्स इसलिए करते हैं कि वो रिकवरी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाते या रिकवरी रिलेटेड चीज़ों को नहीं करते जिसकी वजह से वो रिलैप्स होंगे। जब आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे और आप खड़े रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप ग्रेजुअली पीछे की तरफ आपने सफ़र जो है वो अपना शुरू किया हुआ है। सो एक तो ये चीज़ के ये जो पेशेंट्स जाते हैं ये इस वजह से जाते हैं क्योंकि ये रिकवरी बेस्ड चीज़ें नहीं कर रहे होते और ये रिकवरी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। रिकवरी को अंडर एस्टिमेट करने से मुराद ये है कि रिकवरी का कोई रोड मैप नहीं तश्कील देते और स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे जो है वो नहीं बढ़ते। ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैं नशा नहीं कर रहा तो इसका मतलब है मैं रिकवरी में हूँ, जो कि हमने ऑलरेडी एलेबोरेट किया कि इसका मतलब रिकवरी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एब्सटिनेंस है। रिकवरी एब्सटिनेंस से बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है। रिकवरी से मुराद है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हों। रिकवरी से मुराद है कि आप अपने पास्ट की तरफ एक फियरलेस लुक जो है वो डाल सकें और देख सकें कि पास्ट में क्या आपने गलतियां कोताहियां की थी, कौन से रिलेशनशिप आपने डैमेजेस किए थे, कौन से लॉसेस आपको फेस करना पड़े और ऐसी आगे क्या चीज़ें आप कर सकते हैं या ऐसे कौन से रिलेशनशिप में आप इंगेज हो सकते हैं जिससे वो सारे के सारे लॉसेस को आप किसी हद तक रिकवर करने की तरफ जा सकें। एक तो ये चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। नंबर 2, जब भी कोई फैमिली इलाज में आती है और अपने पेशेंट को भी वो लेके आती है तो यूजुअली फैमिली पहले आती है, पेशेंट उनका बाद में इलाज में दाखिल किया जाता है। इससे मैं ये अज्यूम करती हूँ कि जो फैमिली की रिकवरी का लेवल है वो पेशेंट से कोई एक लेवल मिनिमम ज़रूर आगे होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट जो है वो इलाज के अंदर है और फैमिली ट्रेनिंग में से नहीं गुजरती या फैमिली अपने रवैयों को बदलने के बारे में नहीं सीखती तो ये अज्यूम करना कि उनका पेशेंट आगे चल के रिकवरी में ही रहेगा ये काफ़ी मुश्किल काम थोड़ा नज़र आता है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट रिकवरी को संभाले रखने की कोशिश कर रहा है लेकिन घर के अंदर नैगिंग वाइफ है, घर के अंदर वही फैमिली है जो कि क्रिटिसाइज करती है, तो न्यूयॉर्क स्टेट की यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये बताती है कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनका रिकवरी में रहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे पेशेंट ज़्यादा सक्सेसफुल रिकवरी की तरफ जाते हैं जिनकी फैमिली सपोर्टिव होती हैं, जिनकी वाइफ्स जो हैं वो भी सपोर्टिव होती हैं टुवर्ड्स रिकवरी और वो अपनी रिकवरी के ऊपर काम जो है वो कर रहे होते हैं। पेशेंट और फैमिली की रिकवरी साथ साथ चलने वाली कोई चीज़ है जिसमें से फैमिली की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो पेशेंट से कोई एक स्टेप जरूर आगे रहें और पेशेंट उन्हें फॉलो करता हुआ बेहतर जिंदगी की तरफ जाने की चाहत जो है वो अपने अंदर जगाए रखे और उसके लिए कोई ना कोई एफर्ट भी करने की तरफ जाए। नंबर 2 कि पेशेंट अगर रिकवरी के अंदर नहीं जाता तो फैमिली जो है वो रिकवरी के अंदर रहे, वो ऐसी चीज़ें लर्न कर सकती है जिससे कि वो अपने पेशेंट को घर पे भी मैनेज ग्रेजुअली करना सीख जाती है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हमें करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप सुल्तानी सर। थैंक यू गिव मी अ चांस टू आस्क द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली ये कहा जाता है कि ये रिलैप्सिंग डिजीज़ है और रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी, तो किस तरह हम कर सकते हैं कि रिलैप्स के रेट को कंट्रोल करें, और कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट मॉडल कोई नया अडॉप्ट कर सकते हैं या उसी पुराने तरीक़ेकार से हम, क्योंकि वही तो रिलैप्स या लैप्स आते जा रहे हैं और पेशेंट का मोटिवेशन लेवल या फैमिली की मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो जाते हैं आफ्टर हर एक रिलैप्स के बाद, तो ऐसा कोई तरीकाकार या कोई मॉडल या कोई। अच्छा, पहली चीज़ तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि रिकवरी में जाने के लिए रिलैप्स होना ज़रूरी नहीं है, और ये एक मिथ मैं कहूँगी कि है कि अगर ये रिलैप्सिंग डिजीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी रिलैप्स ज़रूर होऊंगा अगर मैं रिकवरी में जाने की कोई कोशिश कर रहा हूँ। हर पेशेंट जो रिकवरी में जाता है ज़रूरी नहीं कि वो रिलैप्स हो। मेरी मुलाकात ऐसे भी पेशेंट्स के साथ हुई है जो कि 35 इयर्स की रिकवरी में हैं और सिर्फ एक इलाज के बाद वो रिकवरी में गए और वो ज़िंदगी में दोबारा कभी रिलैप्स नहीं हुए। ऐसे भी पेशेंट्स जो कि हमारे अपने सेटअप में से हमें निकलते हुए नज़र आते हैं कि जिनकी रिकवरी को 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स हो चुके हैं और वो एक दफ़ा भी रिलैप्स नहीं हुए। सो इसका मतलब है कि कोई रिकवरी कोई ऐसी गुजरगाह नहीं है जहाँ पे जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपको झटका ज़रूर लगेगा और आप मुंह के बल ज़रूर ही गिरेंगे। रिकवरी के हवाले से जब हम, या नशे की बीमारी के हवाले से जब हम रिलैप्स का जिक्र करते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादातर जो रिलैप्स जिनको हम कंसिडर करते हैं वो रिलैप्स नहीं होते। रिलैप्स के लिए ज़रूरी यह है कि कोई शख्स बीमारी के बाद सेहत की तरफ जाए, जिसका मतलब है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, और कुछ अरसा बेहतर ज़िंदगी गुजारने के बाद दोबारा से अगर वो नशे की तरफ जाता है तो हम उसको रिलैप्स कंसिडर करेंगे। अगर कोई पेशेंट नशा छोड़ता है कुछ अरसे के लिए और फिर वो दोबारा नशा करना शुरू कर देता है तो उसको हम रिलैप्स नहीं करते, उसको हम ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट ने कुछ अरसा के लिए नशा छोड़ा और दोबारा उसने नशा जो है वो शुरू कर लिया। दूसरा एक आपका पॉइंट है कि कौन सा मॉडल जो है वो किसी भी पेशेंट को रिकवरी में रखने में मदद दे सकता है, तो मैं ये कहूँगी कि हर मॉडल जो है उसके अंदर इतनी सख्त, इतनी ताकत ज़रूर मौजूद है। आप कोई भी मॉडल उठा के देख लें, 12 स्टेप का मॉडल उठा के देख लें, क्राफ्ट मॉडल उठा के देख लें, मिनेसोटा मॉडल उठा के देख लें, या इंडिविजुअल काउंसलिंग का जो मॉडल है वो उठा के देख लें, नारकोटिक्स एनोनिमस का देख लें, कोई भी दुनिया का मॉडल आप उठा के देख लें, उसके अंदर इतनी ताकत, उतनी सख्त ज़रूर मौजूद है कि ये किसी भी पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेके जा सके। सवाल यह है कि फिर पेशेंट क्यों रिलैप्स होते हैं। कोई भी प्रोग्राम खुद काम नहीं करता अनलेस आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। अगर आप किसी भी मॉडल को फॉलो करते हैं रिगरसली तो यकीनन आप फायदा हासिल करते हैं, लेकिन अगर आप मॉडल को फॉलो नहीं करते, खुद अपना एक मॉडल तरतीब देते हैं, और वो ज्यादातर मॉडल ये होता है कि चूंकि मैंने इंडोर इलाज ले लिया है, अब मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, चूंकि मैंने नशा कर लिया और मैंने लेसन लर्न कर लिया तो अब मैं दोबारा रिलैप्स की तरफ नहीं जाऊँगा। अगर आप अपनी ऐसे कोई सेल्फ क्रिएटेड प्रोफेसीज आपकी हैं तो यकीनी तौर पे आप फिर रिलैप्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन रिकवरी से मुतल्का नहीं होता। तो आपने फिर एक रिलैप्स का जो प्रोग्राम है ना वो तरतीब दिया होता है कि अगर मैं कोई दोबारा ड्रिंक कर लूंगा या कोई डॉक्टर के थ्रू मुझे ऐसा इंजेक्शन लग जाएगा जिससे मेरी डिजीज इग्नाइट होगी तो मुझे क्या करना चाहिए। जब कोई प्लान नहीं है तो फिर आप यकीनन रिलैप्स की तरफ जाएंगे। एक सवाल, जब भी कोई ऐसी बातचीत मुझसे करता है तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि डाइट के लिए कौन सा मॉडल ऐसा है जो कि बेस्ट है। देयर आर मेनी मॉडल्स जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। कौन सा आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि कौन सा मॉडल है जो बेस्ट काम करता है। हर वो मॉडल जिस पे हम काम करेंगे वो हमें फायदा देगा। मॉडल में कमजोरी किसी में भी नहीं है। कमजोरी किस में है? हम इंडिविजुअल्स में जो कि उसको रिगरसली फॉलो नहीं करते, जो पिक एंड चूज करते हैं, जो डॉक्टर के मुताबिक नहीं चलते, जो थोड़ी बहुत दवाई लेने के बाद जो है वो कहते हैं कि हम ठीक ही हैं। देखिए, हम वो लोग हैं, बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है जो कि 5 to 7 डेज की होती है। हम कितने दिनों की दवाई खाते हैं? 3 to 4 डेज की दवाई खा के हमें लगेगा कि अब चूंकि सिम्टम्स बुखार की नहीं है और हमने दोबारा एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दी हैं तो हम फिर बाकी दवाई दराज में ही रखते हैं, दोबारा नहीं खाते और ये सोचते हैं
कि डॉक्टर ने हम इतनी दवाई दे दी, इतनी की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसका नतीजा ये होता है कि हर दूसरे तीसरे महीने दोबारा हमें एक बुखार के एपिसोड से हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम उस मेडिसिन को, जो 7 डेज की मेडिसिन जो है, अगर हम उसको फॉलो करें तो फिर क्या होगा? ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो फिर कोई बुखार जो है वो दूसरे तीसरे साल ही हमें आने की तरफ जाएगा। रिसर्च ये बताती है कि जितने भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर है, हाइपरटेंशन है, फिर ये डायबिटीज है, इसी तरह ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म भी क्रॉनिक डिसऑर्डर है, आमतौर पे 38% से 50% तक लोग अमेरिका में ट्रीटमेंट्स को फॉलो करते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, जो लाइफ टाइम चलने होते हैं। अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में क्या हालात होंगे उसके? I think 1% पाकिस्तान में इसके हालात, हम बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अगर बात करें तो 5 to 7% में भी, या इससे भी कम। सो अगर हमारा नजरिया ये है कि लंबे इलाजों की जरूरत नहीं होती, हम किसी हकीम से डायबिटीज की दवाई लेके तो फायदा उठाने की तरफ कोशिश करते हैं, जब नशे की बीमारी आती है तो हम कोई दम दरूद की तरफ जाते हैं, या कैंसर का इवन प्रॉब्लम आता है तो यूजुअली मैंने देखा है कि हकीमों से अद्वियात ली जा रही होती हैं। सो फिर ऐसी बीमारियों के जो इलाज हैं वो कहाँ पे होंगे, और ऐसी बीमारियों से फिर हम रीलैप्स की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? फिर तो आप समझें कि रीलैप्स तो घर की खेती है जो बस दिनों की बात है कि दोबारा से उगाएगी। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ही शानदार मालूमात आपने हमारे साथ एक्सचेंज की, और इतना रिसर्च बेस्ड मटेरियल जो आप हमारे साथ शेयर करती हैं, इसके लिए हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी आता है और हमारे नाजरीन बहुत पसंद करते हैं इस प्रोग्राम को। और मैं ख़ुसूसी तौर पे आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतना कीमती वक्त हमें देती हैं और इतनी कीमती मालूमात हम तक पहुँचाती हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर आप बाद में भी इस प्रोग्राम को देखते हैं तो आप इसमें कमेंट के ज़रिए अपने क्वेश्चन ज़रूर हम तक पहुँचा सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट शो में आपके सवालों को ज़रूर एड्रेस करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए हम दोनों की तरफ से। खुदा हाफिज़।